नमस्कार साथियों, सार्थक पहल बदलाव हमसे है मैं पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत है। और सार्थक पहल की ओर से मैं सहायक प्राध्यापक शंकर सातनकर आप लोगों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो मुख्य परीक्षा है, प्रारंभिक परीक्षा है, इससे संबंधित विभिन्न आयोग पढ़ रहे थे और इस आयोग के संबंध में आज हम लेके आए हैं केंद्रीय निर्वाचन आयोग ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये संवैधानिक कैसा है? ये संवैधानिक संविधान के भाग 15 ये संवैधानिक अधिकरण भाग 15 में है और अनुच्छेद 324 से 329 324 से 329 तक इसमें प्रावधान किए हुए हैं। तो तीन बातें हमने पढ़ ली। संवैधानिक आयोग है, ये भाग 15 में उल्लेख है और अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक प्रावधान है। स्वतंत्र व स्थायी निकाय, स्वतंत्र व स्थायी निकाय है, स्वतंत्र व स्थायी निकाय है। तो जब हम आयोग की बात करेंगे, केंद्रीय निर्वाचन के आयोग, उसके बाद में राज्य निर्वाचन आयोग। तो जब हम केंद्रीय निर्वाचन आयोग की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम संरचना, केंद्रीय निर्वाचन आयोग की संरचना। और ये प्रावधान है अनुच्छेद 324 केंद्रीय निर्वाचन आयोग। तो सीधा सा ये बहुसदस्यीय, ठीक। तो अब क्या हुआ, जब 26 जनवरी 1950 को हमारा देश आजाद हुआ, भारत गणतंत्र बना, तो 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग बना। निर्वाचन आयोग बना, हम बात कर रहे हैं कब? 25 जनवरी 1950। और ये शुरुआत में हम पहले बता दिया कि ये बहुसदस्यीय है, नोट भी दिया हुआ है इसमें। राष्ट्रपति आवश्यकता अनुसार आयुक्त नियुक्त कर सकता है। तो अब जब 26 जनवरी 1950 को बना तो एक सदस्य कैसा था? एक सदस्य, सिर्फ एक निर्वाचन आयुक्त, तो वही मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता था, वही मुख्य निर्वाचन आयुक्त। और 1950 से लेकर 1989 तक भारत का जो निर्वाचन आयोग है वो कैसा रहा? एक सदस्य। 1950 से लेकर 1989 तक एक सदस्यीय निर्वाचन आयोग बना रहा। हम केंद्रीय निर्वाचन आयोग की बात कर रहे हैं। केंद्रीय निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य है निर्वाचन करवाना, चुनाव करवाना, निर्वाचन। लेकिन किस किस का निर्वाचन करता है ये? संसद सदस्यों का, दूसरा राज्य विधान मंडलों व परिषदों का, और तीसरा है राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति। संसद में राज्यसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य, राज्य विधानमंडल, राज्य विधान परिषद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इनका निर्वाचन करवाना केंद्रीय निर्वाचन आयोग का कार्य है। और
और बाकी कार्यों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग है, जो पंचायत है, नगर पालिका, नगर निगम, इनका जो चुनाव कराया जाता है वो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। और अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? केंद्रीय निर्वाचन आयोग, केंद्रीय निर्वाचन आयोग। और ये एक सदस्यीय था, लेकिन शुरुआत में बोला कि राष्ट्रपति आवश्यकता अनुसार आयुक्त नियुक्त कर सकता है। तो एक सदस्य 1950 से लेकर 1989 तक। लेकिन 1989 में देखा कि कार्यों की लगातार अधिकता होते जा रही है, तो उन्होंने क्या किया, 15 अक्टूबर 1989, क्या 15 अक्टूबर 1989 से लेकर 1 जनवरी 1990 तक, 1 जनवरी 1990 तक 3 सदस्यीय निर्वाचन आयोग कितना हो गया? 3 सदस्यीय हो गया, 3 सदस्य। अब इसमें 3 सदस्य कौन थे? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे RVS शास्त्री, RVS शास्त्री, ये कौन थे? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त थे। तो अन्य निर्वाचन आयुक्त 2 लोग थे, SS धनोवा और BS सहगल। SS धनोवा और BS सहगल, BS सहगल। तो देखो, RVS शास्त्री मुख्य निर्वाचन आयुक्त और SS धनोवा, BS सहगल अन्य निर्वाचन आयुक्त। और ये बोला गया था कि तीनों निर्वाचन आयुक्तों की जो शक्तियां हैं बराबर है, बराबर है। अब क्या हुआ, जब ये 3 बने तो इनके ऊपर आपत्तियां उठने लग गई कि 3 निर्वाचन आयुक्त, तीनों की बराबर बराबर शक्तियां, तो इनके ऊपर आपत्तियां उठी। और 1 जनवरी 1990 को पुनः ये जो निर्वाचन आयोग है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग है, 1 सदस्यीय हो गया। और 1 जनवरी 1990 से अक्टूबर 1993 तक पुनः 1 सदस्यीय आयोग, क्योंकि उस समय जो है न्यायालयीन प्रक्रिया चल रही थी, ये 1 सदस्य होगा या बहुसदस्यीय होगा। और 1993 से वर्तमान तक 3 सदस्यीय निर्वाचन आयोग है, 3 सदस्यीय निर्वाचन आयोग है। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 जो होंगे अन्य निर्वाचन आयुक्त। अन्य निर्वाचन आयुक्त कितने होंगे? 2। तो ऐसे 3 सदस्यीय निर्वाचन आयोग हमारे देश में है। जब 1993 में जब इसे 3 सदस्यीय किया गया, तो उस समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे TN शेषन। इन्होंने भी कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन इनकी क्या हुआ, 1993 में जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग और ये ढेर सारी बातें उठने लग गई थी, क्योंकि 72वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन के तहत जो है स्थानीय प्रशासन को लागू कर दिया था। इनके कार्यों में लगातार वृद्धि होते जा रही थी, इसलिए इनकी याचिका खारिज हो गई। और जो निर्वाचन आयोग है ये हमेशा के लिए 3 सदस्यीय निर्वाचन आयोग बन गया है। तो ये देखिए हमने संरचना, तो बहुसदस्यीय 3 सदस्यीय है, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त। तो संरचना में क्या, फिर से देखते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, दूसरे नंबर पे क्या पढ़ा हमने, अन्य निर्वाचन आयुक्त। और आवश्यकता पड़ने पर एक हो सकता है
प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त। ये 2021 की पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। 2021 की पीएससी में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त में कौन शामिल होगा। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अन्य निर्वाचन आयुक्त और प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त। राज्य निर्वाचन आयुक्त इसमें शामिल नहीं होगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त जो है केंद्रीय निर्वाचन आयोग का घटक नहीं है, याद रहेगा। राष्ट्रपति जो है निर्वाचन आयोग की सलाह पर एक अधिसूचना जारी करके प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है। सीधी सी बात बताई मैंने, क्या बताया? राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर एक अधिसूचना जारी करके प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कर सकता है। अब नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। नियुक्ति कौन करेगा इनकी? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। जबकि हमें सब पता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है उनके सिफारिश के आधार पर ही ये नियुक्ति करते हैं, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास में है? राष्ट्रपति को है। पद व सेवा शर्तें, सेवा शर्तें देख लेते हैं। सेवा शर्तें, सेवा शर्तें यदि देखी जाए तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। कौन कौन शामिल है इसमें? मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अन्य निर्वाचन आयुक्त और प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त। तो इनकी सेवा शर्तें ये भी राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। जो कार्यकाल है इनका, कार्यकाल, कार्यकाल तो अलग अलग, अध्यक्ष के लिए अलग और सदस्यों के लिए अलग। तो अध्यक्ष के लिए होगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, जो भी पहले हो। और सदस्यों के लिए है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, जो भी पहले हो। तो अध्यक्ष 6 वर्ष या 65 वर्ष और सदस्य 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले हो। तो इस तरीके से देखा, नियुक्ति जो है राष्ट्रपति महोदय द्वारा की जाती है। सेवा शर्तें भी राष्ट्रपति महोदय द्वारा ही तय किया जाता है। पद यदि देखा तो 3 होते हैं इसमें, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अन्य निर्वाचन आयुक्त और प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त। अब स्वतंत्रता संबंधित प्रावधान, स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान। यह आयोग जो है बिना किसी के दबाव में आए हुए कार्य करे, इसके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं? तो पदावधि की सुरक्षा, पदावधि की सुरक्षा, इनका कार्यकाल निश्चित है। कार्यकाल समाप्त होने से पहले इन्हें कोई हटा नहीं सकता। इन्हें तभी हटाया जाएगा जब इनका 6 वर्ष की समयावधि पूरी हो जाए या 65 वर्ष या सहायक अन्य निर्वाचन आयुक्त है तो 62 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली जाए, तभी इन्हें पदमुक्त किया जा सकता है। तो दूसरा, यदि इनको हटाना है तो उसके लिए प्रावधान है कि न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा ही इन्हें हटाया जा सकता है। और न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की तरह अनुच्छेद 24(1) के तहत ही हटाया जा सकता है। अब क्या प्रोसेस होती है इसमें? क्या प्रोसेस होती है? तो सिद्ध कदाचार के आधार पर संसद की सहमति से राष्ट्रपति द्वारा पद से कैसे बर्खास्त किया जा सकता है, बड़ा अच्छे से समझना है।
संसद की सहमति से राष्ट्रपति द्वारा इन्हें पद से बर्खास्त किया जा सकता है। अब संसद की सहमति से कैसे? फिर एक बात लिखी मैंने, क्या? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की तरह अनुच्छेद 124(1) के तहत ही हटाया जा सकता है। दो बातें हैं। तो संसद की सहमति से तो क्या होगा, जब भी इन्हें हटाया है तो किसी भी सदन में प्रस्ताव लाना पड़ेगा। प्रस्तावक सदस्य जो है, यदि लोकसभा में ला रहे तो 100 सदस्य होना चाहिए और राज्यसभा में है तो 50 सदस्य होना चाहिए। बात क्लियर हो गई? प्रस्ताव यदि लोकसभा में लाया जा रहा है तो 100 सदस्य और राज्यसभा में लाया जा रहा है तो 50 सदस्य होना चाहिए। और जब ये 50 सदस्य या 100 सदस्य प्रस्ताव पारित कर देते हैं तो फिर वो सदन जो है इसकी जांच करने के लिए एक समिति गठित करते हैं और उस जांच समिति में कौन होगा? एक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, दूसरा सुप्रीम कोर्ट का एक अन्य न्यायाधीश और तीसरा होगा एक विधिवेत्ता। एक विधिवेत्ता, ये 3 लोगों की एक समिति होती है जो निर्वाचन आयुक्त पर लगे आरोपों की जांच करते हैं और जांच रिपोर्ट जो है उसी सदन में देते हैं जहां से जांच शुरू हुई थी, जहां पर आरोप लगे थे। फिर उस रिपोर्ट के आधार पर वहां मतदान होगा और 2/3 बहुमत से यदि उसे पारित कर दिया जाता है, दूसरा सदन भी उसे 2/3 बहुमत से पारित कर दिया जाता है, तो फिर राष्ट्रपति जो है उन्हें पद से बर्खास्त कर देता है। बात क्लियर हो गई एकदम? हटाने की प्रक्रिया जो है वो संवैधानिक प्रक्रिया है। इसको बड़े अच्छे से समझे। यदि किसी को समझ में नहीं आया तो 2 बार 3 बार उसे सुने, तब जाके आगे बढ़े। फिर तीसरा प्रावधान क्या है इसमें? सेवा काल के दौरान वेतन भत्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। सेवाकाल में इनके वेतन भत्तों में किसी भी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो ये कुछ इनकी स्वतंत्रता के लिए ये सही ढंग से कार्य करे, बिना किसी दबाव में आकर कार्य करे, इनके लिए ये प्रावधान किए गए हैं। क्योंकि निर्वाचन आयुक्त का जो पद है बड़ा महत्वपूर्ण पद है। भारत के लोकतंत्र की सफलता और असफलता पूर्ण रूप से हमारी निर्वाचन प्रक्रिया पर ही टिकी हुई है। अब हमारे सामने महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निर्वाचन आयोग कौन कौन से कार्य करता है। निर्वाचन आयोग कौन कौन से कार्य करता है? हमने देखा निर्वाचन आयोग का प्रावधान जो है वो भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 में है और अभी तक हम अनुच्छेद 324 ही पढ़ रहे हैं और अब हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे मुख्य निर्वाचन आयोग या निर्वाचन आयुक्त के कौन कौन से कार्य होते हैं। तो संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम, संसद का परिसीमन आयोग अधिनियम, संसद का परिसीमन आयोग अधिनियम के तहत समस्त भारत के निर्वाचन क्षेत्रों के, समस्त भारत के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना। तो देखो एक परिसीमन आयोग बनता है। परिसीमन आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। जब भी हमारे देश की जनगणना होती है तो उसके बाद में जो है जो हमारे संसदीय क्षेत्र है इनका परिसीमन किया जाता है कि जनसंख्या के आधार पर कई सीटें बढ़ाना है, कम करना है, किस क्षेत्र को शामिल करना है, किसको हटाना है। तो इसके लिए परिसीमन आयोग के गठन का प्रावधान है और उस परिसीमन आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही होता है। अभी तक भारत में 3 बार परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है। कितनी बार? 3 बार। और अभी हम देख रहे होंगे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है
तो वो संसद भवन का पुनर्निर्माण उसमें किया गया है। संसद सदस्यों की संख्या को बढ़ाने की, अधिक संख्या में बैठाने की व्यवस्था की गई है। तो इसका सीधा सा जवाब है कि अब निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन होगा, भारत को अधिक से अधिक संसदीय क्षेत्रों में विभाजन किया जाएगा। ठीक, तो परिसीमन आयोग का गठन अब होने की वाला है। दूसरा है निर्वाचक नामावली तैयार करना। निर्वाचक नामावली तैयार करना हम पढ़ेंगे। अनुच्छेद 325 326 में क्या प्रावधान है पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी कार्य हम संक्षेप में पढ़ रहे हैं। निर्वाचक नामावली तैयार करना, निर्वाचन होने से पहले एक निर्वाचक नामावली तैयार की जाती है। वयस्क मताधिकार, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के जितने भी लोग हैं उनको मत देने का अधिकार है, विधिक अधिकार है। ये कौन सा अधिकार है? विधिक। कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन कि मतदान जो है, मत देने का अधिकार कैसा अधिकार है? तो लोगों को लगता है कि अनुच्छेद 325 में तो प्रावधान है, तो ये वैधानिक अधिकार होना चाहिए, संवैधानिक, लेकिन नहीं। ये कैसा अधिकार है? विधिक अधिकार है, क्योंकि कानून के द्वारा किसी भी व्यक्ति को मतदान देने से प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो ये कैसा अधिकार है? विधिक अधिकार है। कान खोल के सुन ले, कहीं नोट कर ले। मतदान जो है कैसा अधिकार है? एक विधिक अधिकार है। तो निर्वाचक नामावली तैयार करना, निर्वाचन की समय, निर्वाचन की तिथि, समय सारणी निर्धारित करना। निर्वाचन की तिथि व समय सारणी तय करना। देखो, अधिसूचना कौन जारी करता है? ये निर्वाचन आयोग नहीं करता। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें फंस गए लोग बात। निर्वाचन की अधिसूचना जो है राष्ट्रपति तय घोषणा करते हैं, लेकिन तारीख कौन, तिथि और समय सारणी कौन तय करेगा? निर्वाचन आयोग। नामांकन पत्रों का परीक्षण करना, 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 राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना व चुनाव चिन्ह आवंटित करना, चुनाव चिन्ह आवंटित करना। देखो, इनमें से प्री में क्वेश्चन बन जाते हैं, एक सेंटेंस दिए हुए रहते हैं और पूछते हैं कि ये क्या शामिल है, क्या शामिल नहीं है, कौन से कथन सही है, कौन कौन से कथन सही नहीं है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करना। राजनीतिक निर्वाचन के समय राजनीतिक नीतियों, निर्वाचन के समय निर्वाचन के समय राजनीतिक दलों को अपनी नीतियों के प्रचार प्रसार, क्या? निर्वाचन के समय राजनीतिक दलों को अपनी नीतियों के प्रचार प्रसार के लिए रेडियो व दूरदर्शन, टेलीविजन पर समय सारणी प्रदान करना। क्योंकि जब चुनाव होगा तो ये जो हमारे राजनीतिक, जो आकाशवाणी है, दूरदर्शन है, इस पर सभी राजनीतिक दलों को बराबर समय दिया जाता है प्रचार प्रसार करने का। तो इसके लिए समय सारणी को निर्धारित करेगा निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग। संसद सदस्यों की निरअर्हता, संसद सदस्यों की निरअर्हता के संबंध में, मतलब संविधान में एक प्रावधान है, अनुच्छेद 102, अनुच्छेद 102।
इसमें जो कमियां दी हुई है, कोई दोषी पाया जाता है, सजा याफ्ता होता है, कुछ होता है, तो उसके लिए संसद सदस्यों को निरर्ह घोषित किया जाता है। तो ये प्रावधान अनुच्छेद 102 में है और 103 के तहत जो है विनिश्चय किया जाता है। विनिश्चय किया जाता है, मतलब अनुच्छेद 102 में अयोग्यता संबंधी प्रावधान दिए हुए हैं और उसका निर्णय अनुच्छेद 103 के तहत होता है और राष्ट्रपति को यह सलाह देते हैं कि ये सही है या नहीं है। तो सदस्यों की अर्हता के संबंध में सलाह देना काम किसका? निर्वाचन आयोग का। निर्णय लेना किसका काम है? राष्ट्रपति का। लेकिन यदि दल बदल से संबंधित कोई मामला हो तो उसके संबंध में अयोग्यता संबंधी निर्णय लेने का अधिकार पीठासीन अधिकारी का होता है, लोकसभा के अध्यक्ष का होता है, राज्यसभा के अध्यक्ष का होता है। जहां ये राष्ट्रपति को सलाह देते हैं, राष्ट्रपति को सलाह देते हैं ये कि कौन सा सदस्य अरह है, अयोग्य है अनुच्छेद 102 और 103 के तहत, तो वही राज्य के राज्यपाल को भी सलाह देंगे। राज्य के राज्यपाल को भी सलाह देते हैं कि अनुच्छेद 102 के तहत ये कंडिकाएं हैं और 103 के तहत ये कार्यवाही इनके ऊपर की जा सकती है। अगला रैगिंग। रैगिंग मतलब वो प्रक्रिया जिसमें मतदान को प्रभावित किया जाता है, बलपूर्वक मतदान वगैरह करवाना। मतदान केंद्र लूटना, मतदान केंद्र लूटना, मतदान केंद्र लूटना, हिंसा व अनियमितताओं, हिंसा व अनियमितताओं के आधार पर, अनियमितताओं के आधार पर निर्वाचन को रद्द करना, निर्वाचन को रद्द करना। किसी भी क्षेत्र में, चाहे केंद्रीय निर्वाचन हो या राज्य स्तर का निर्वाचन हो, विधानसभा का हो या लोकसभा का निर्वाचन हो, वहां रैगिंग हो जाती है, मतदान केंद्र पे लूटने जैसी घटना घट जाती है, हिंसा हो जाती है या किसी प्रकार की लापरवाही यदि पाई जाती है, तो कहां पुनर्निर्वाचन करवाना है या जो निर्वाचन हुआ है उसे रद्द करना है, इसका निर्णय जो है वो निर्वाचन आयोग ही लेता है। राष्ट्रपति को सलाह देना कि राष्ट्रपति शासन वाले राज्य में 1 वर्ष, क्या लिखेंगे इसे, राष्ट्रपति को सलाह देना कि राष्ट्रपति शासन वाले राज्य में 1 वर्ष समाप्ति के पश्चात निर्वाचन कराए या नहीं। जहां अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है तो पहले 6 महीने के लिए, फिर 6 महीने तक बढ़ा सकते हैं। तो यह है कि अब 1 वर्ष तो अधिकतम होते हैं, अब क्या वहां पर फिर से निर्वाचन कराया जाए, इसके संबंध में सलाह देना। भारत का निर्वाचन आयोग, लोकसभा, हमने पहले शुरू में ही बता दिया किस किस के निर्वाचन कराता है ये, तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन करवाता है। अब ये हमने पढ़ लिया, अब एक शॉर्ट में हम इसको तैयार करते हैं कि निर्वाचन आयोग जो है संविधान के भाग 15 में है, अनुच्छेद 324 से 329 में है। तो हर अनुच्छेद में क्या क्या प्रावधान है, तो सबसे पहला प्रावधान जिसे हमने अभी तक पढ़ा वो है अनुच्छेद 324, फिर पढ़ेंगे 325, 326, 327, 328 और 329। तो 324 क्या प्रावधान है इसमें? निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन व नियंत्रण। निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन व नियंत्रण निर्वाचन आयोग के
अधीन होगा। निर्वाचन से संबंधित पूरे कार्य जो है वो निर्वाचन आयोग ही करता है। इतना हमने अभी तक डिटेल में पढ़ा, सब कुछ नियुक्ति, सेवा शर्तें, कार्यकाल, कार्य सब हमने पढ़ा। एक सदस्य, बहु सदस्य जो प्रोसेस होते हैं वो अनुच्छेद 324। अब अनुच्छेद 325 बड़ा महत्वपूर्ण अनुच्छेद है ये। हम बात करते हैं निर्वाचक नामावली। हमने पढ़ा कि निर्वाचन आयोग जो है प्रतिवर्ष या चुनाव के पहले निर्वाचक नामावली तैयार करवाता है। तो किस आधार पर? धर्म, मूल वंश लिखेंगे इसे, धर्म, मूल वंश, जाति आदि के आधार पर किसी व्यक्ति के निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र नहीं होना। निर्वाचक नामावली में नाम जुड़वाने के लिए सिर्फ एक ही शर्त है और वह है 18 वर्ष की आयु। चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, कहीं के मूल वंश का हो, किसी को भी यदि वो भारतीय नागरिक है तो उसे मत देने का अधिकार है। और यदि अपात्र करना है तो उसके लिए न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा ही उसे अपात्र किया जा सकता है। तो निर्वाचक नामावली का प्रावधान काय में दिया है? अनुच्छेद 325। अब हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 326 लोकसभा। ये 325 में क्या? निर्वाचक नामावली। और इसमें क्या है? 326 में लोकसभा व राज्यसभा, लोकसभा व राज्यसभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। तो वयस्क मताधिकार वही 18 वर्ष की आयु, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, बस भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत के नागरिक को ही वयस्क मताधिकार प्राप्त है। अब अनुच्छेद 327 विधानमंडलों के निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की शक्ति। क्या? विधानमंडलों के निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की शक्ति, कोई भी नियम ये बना सकते हैं। और लास्ट में है अनुच्छेद 328 किसी राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन के संबंध में उपबंध करने की शक्ति। देखो यहां पर भी यही है, राज्य के विधान मंडलों के निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की शक्ति। लेकिन अनुच्छेद 327 के तहत यह शक्ति संसद को प्राप्त है और यह राज्य विधान मंडल को प्राप्त है, यह राज्य विधानमंडल को प्राप्त है। तो मामूली सा अंतर है अनुच्छेद 327-328 में। अनुच्छेद 327 में राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन के संबंध में उपबंध करने की शक्ति अनुच्छेद 327 में संसद को है, तो वही अनुच्छेद 328 में ये राज्य विधानमंडल को है। अनुच्छेद 329 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप। निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप। हमने अनुच्छेद 102 पढ़ा, 103 पढ़ा,
या दल बदल संबंधी प्रावधान पढ़ेंगे तो उसमें न्यायालय किसी भी तरीके का हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो हमने देखा भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 कौन-कौन से कार्य उनके होते हैं। भारत के जो पहले निर्वाचन आयुक्त थे वो थे सुकुमार सिंह। पहले निर्वाचन आयुक्त कौन? सुकुमार सिंह। और पहली महिला निर्वाचन आयुक्त थी बीएस रमादेवी। ये क्वेश्चन 2020 के पीएससी में पूछा गया था, 19 के पीएससी में पूछा था। तो पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त है बीएस रमादेवी और वर्तमान में जो निर्वाचन आयुक्त है वो है सुशील चंद्र। वर्तमान में भारत के निर्वाचन आयुक्त कौन है? सुशील चंद्र, जिनकी नियुक्ति 13 अप्रैल 2021 को हुई है। 13 अप्रैल 2021। अब हमने बात की बीच में कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग में कौन होता है, तो एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अन्य निर्वाचन आयुक्त और प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त। राज्य निर्वाचन आयुक्त की तो हमने बात ही नहीं की। लेकिन 72वां संविधान संशोधन ग्राम पंचायत, 73वां संविधान संशोधन नगर पालिका, अब इनको भी स्थानीय प्रशासन को शक्तिशाली बनाया गया, इनके भी निर्वाचन की बात की गई। अब इनके भी निर्वाचन करने के लिए तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग नहीं कर सकता, तो इसके लिए अलग अलग राज्यों में राज्य निर्वाचन आयोग की बात की गई। तो हम बात करेंगे मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग। जब हम 73वां 74वां संविधान संशोधन अधिनियम पढ़ेंगे तब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम इसे शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, और इसकी जो गठन हुआ है अधिसूचना द्वारा 1 फरवरी 1994। 1 फरवरी 1994 काय के द्वारा? एक अधिसूचना द्वारा। एक अधिसूचना द्वारा 1 फरवरी 1994 को अधिसूचना जारी की गई और गठन हुआ इसका 15 फरवरी 1995। 15 फरवरी 1995 को गठन हुआ मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग। इसका प्रावधान है अनुच्छेद 243 के, अनुच्छेद 243 के, और हिंदी में यदि देखते हैं तो फिर है अनुच्छेद 243 य। 243 य क्या लिखा है इसमें? ग्राम पंचायतों के निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयोग। ऐसे ही एक प्रावधान 243 जेड ए में भी है। अनुच्छेद 243 जेड ए में भी प्रावधान दिया हुआ है, और उसमें क्या दिया है? नगर पालिका नगर पंचायत व नगर निगम हेतु राज्य निर्वाचन आयोग। मित्रों, हमने केंद्रीय निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ा। तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग किस किस के निर्वाचन करता है? लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। उसके अलावा यदि ग्राम पंचायत के लोग, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत के चुनाव करवाना है तो उसके लिए है राज्य निर्वाचन आयोग। नियुक्ति कौन करेगा इसकी? नियुक्ति करते हैं इसकी राज्यपाल। नियुक्ति कौन करेंगे? राज्यपाल। कार्यकाल यदि देखा जाए तो कार्यकाल होता है इनका 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। मुख्य राज्य निर्वाचन आयुक्त के लिए 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, 65 वर्ष की आयु।
और अन्य जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है उसके लिए 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। तो नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, कार्यकाल मुख्य राज्य निर्वाचन आयुक्त के लिए 6 वर्ष या 65 वर्ष और अन्य निर्वाचन आयुक्त के लिए 6 वर्ष या 62 वर्ष। हटाने की प्रक्रिया वही होती है जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की प्रक्रिया होती है। इसको हटाने की क्या प्रक्रिया है? जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की होती है। मध्य प्रदेश का जो निर्वाचक भवन है वो भोपाल में है और इसका आदर्श वाक्य है, हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण। हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण। जब 1994 में पहली बार मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ, तब उसके मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे श्री एन.बी. लोहानी। कौन थे? एन.बी. लोहानी। उसके बाद में गोपाल शरण शुक्ल। इसके बाद आदित्य विनय सिंह। उसके बाद डॉक्टर अजीत रायजादा। उसके बाद में श्री आर परशुराम। वर्तमान में है बसंत प्रताप सिंह। वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयुक्त है बसंत प्रताप सिंह। तो मित्रों, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से पढ़ा केंद्रीय निर्वाचन आयोग और मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग। हमारा जो अगला वीडियो होगा वो सतर्कता आयुक्त के संबंध में होगा। तो बिल्कुल हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आपको ही प्राप्त हो जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।